नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में एनवायरनमेंट 1 ईयर करंट अफेयर्स में हम पोल्यूशन टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आइए बिना वक्त बर्बाद किए पोल्यूशन टॉपिक स्टार्ट करते हैं और ये 7वां लेक्चर है इस क्रैश कोर्स में। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ पाथफाइंडर पर। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पॉज करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेज पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर यूज कर सकते हैं कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलता है। इससे आपको मिलती है मेरी हैंड होल्डिंग, मेंटरशिप एंड गाइडेंस। और ये गाइडेंस सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसएस, ज्योग्राफी, ऑप्शनल आंसर राइटिंग में मिलती है जब भी आप 1 साल या उससे अधिक का अकेडमी प्लस आइकनिक या कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो दोस्तों, पहला टॉपिक हम देखने वाले हैं सी स्नॉट। तो दोस्तों, सी स्नॉट एक मरीन म्यूसिलेज आप देखें तो उसका सेक्रीशन था। सी स्नॉट एक थिक स्लाइमी लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है दोस्तों, जो कि आप देखें तो विस्कस ब्राउन एंड फोमी सब्सटेंस है, जो कि हमको टर्की में आप आसपास में जो ब्लैक सी है उसमें आप अगर देखें तो हमें देखने मिला था। एंड ये मरीन एल्गी है दोस्तों, जो कि आप देखें तो फाइटोप्लैंक्टन्स मरीन एल्गी रिलीज करते हैं इस प्रकार का म्यूसिलेज, उनके द्वारा रिलीज म्यूसिलेज है ये। तो आप जैसे तस्वीर में भी देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा। एंड काफ़ी ज़्यादा इसके वजह से ये न्यूज़ में भी रहा है। तो सी स्नॉट अगर आप देखें दोस्तों तो ये प्राइमरीली ओवर प्रोडक्शन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन और ओवर एल्गल ब्लूम से हो रही है। एंड ये न्यूट्रिशनल ओवरलोड जब डोमेस्टिक सीवेज डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे इस्तांबुल के पास आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसी इलाके में देखने मिला था। एंड काफ़ी ज़्यादा स्टेट ऑफ बॉस्फोरस है, आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसके सिवा आप देखें तो म्यूसिलेज आउटब्रेक इस इलाके में हमें देखने मिला है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस वक्त, सी ऑफ मार्मरा इसको कहते हैं। तो यहाँ पर ये मेजरली समस्या देखने मिली थी। इस्तांबुल के आसपास का इलाका था जहाँ पे मरीन म्यूसिलेज आउटब्रेक हमें देखने मिला था। कारण वही है दोस्तों, डोमेस्टिक सीवेज डिस्चार्ज हो रहा है, एग्रीकल्चरल रन ऑफ है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट डिस्चार्ज है, जिस वजह से आप देखें तो पानी भी गर्म हो रहा है। और इस सभी वजह से अगर आप देखें तो एल्गल ब्लूम, फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम हुआ है, जिस वजह से सी स्नॉट हमें देखने मिला था। इसके सिवा दोस्तों को कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं है पहली बार हुआ है, 2007 में भी ये रिपोर्ट हो चुका है। एंड करीबन कहने वाले कह रहे हैं पिछले 10 साल से आपको यही देखने वहां पर मिल रहा था। तो क्या है ये सी स्नॉट है, क्या था ये? थिक स्लाइमी लेयर था, मरीन म्यूसिलेज का था, फाइटोप्लैंक्टन्स एंड एल्गी रिलीज कर रहे थे। नेक्स्ट दोस्तों, जुहू आ जाते हैं भारत में। तो टार बॉल दोस्तों, जुहू बीच में इस प्रकार से हमें देखने मिला है। टार बॉल क्या है? डार्क कलर्ड स्टिकी बॉल ऑफ ऑयल है, जो कि क्रूड ऑयल जब ओशन सरफेस पे फ्लोट करता है तो पूरे तरीके से डिग्रेड नहीं होता है, तो पार्शियली डिग्रेडेड इस प्रकार से आपको देखने मिलता है। धीरे धीरे पानी के सरफेस से ये जमीन पर आ जाता है और जमीन में इस प्रकार से जमीन पर हमें देखने मिलता है अलॉन्ग दी कोस्ट। तो दिस वॉज दी टार बॉल विच वॉज इन न्यूज। एंड ओपन सी से ये लैंड सी वेव्स के द्वारा, सी करंट्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट भी हो जाता है। तो दोस्तों, टार बॉल आप देखें तो काफी हार्मफुल है, स्पेशली जो फिल्टर फीडर्स होते हैं जैसे क्लैम्स हो गए, ऑयस्टर्स हो गए। तो आप देखें तो इन टार बॉल्स में काफी बैक्टीरिया, फंगी एसोसिएटेड है इनके साथ। तो टार बॉल के डिग्रेडेशन में उनका रोल भी होता है, और साथ ही साथ इनमें से काफी तो ह्यूमन एंड एनिमल पैथोजेंस भी होते हैं, बीमारी भी कराते हैं। स्पेशली ये जो फिल्टर फीडर्स हैं ये भी इनसे काफी ज्यादा समस्या, एंड आप देखिए तो समस्या में गुजरते हैं, दिक्कत होती है उनको भी जब इन टार बॉल्स को, क्योंकि ये तो फिल्टर फीड कर रहे हैं, पानी खींच रहे हैं, और उस पानी को जब ये खींच रहे होते हैं उसके साथ साथ तो ये जो ऑयल है पार्शियली डिकम्पोज्ड वो भी ये खींच लेते हैं, तो इनको भी समस्या होती है। इसके सिवा मछुआरों को बहुत समस्या होती है, अक्सर उनके फिशिंग नेट्स में टार बॉल फंस जाते हैं और इस वजह से फिशरमैन को फिर नेट्स को यूजुअली फेंकना पड़ जाता है। तो आप देखें तो मरीन पोल्यूशन भी नेट्स को वहीं पर वो समुद्र में फेंक के चले जाते हैं एक बार अगर वो टार बॉल में लिपट जाता है तो मुंबई में जो टार बॉल है दोस्तों, इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो कहा जा रहा है कि जो शिप्स पास कर रही हैं उनके आसपास वो ऑयल वेस्ट रिलीज कर रही हैं, और वही ऑयल वेस्ट आप अगर देखें तो टार बॉल बन के जुहू बीच वाले इलाके में आप इस प्रकार से देख रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों, मुंबई की ही बात करते हैं। पोवई लेक भी न्यूज में रहा है। तो 19 में से जो जो डिस्चार्ज सीवेज कल्वर्ट्स हैं, जो पुल हैं जिससे डिस्चार्ज हो, बेसिकली जो डिस्चार्ज चैनल्स हैं, 19 में से 15 अगर आप देखें तो वो डिस्चार्ज सीवेज डायरेक्टली पोवई लेक में कर रहे हैं विदाउट सीवेज ट्रीटमेंट। तो बहुत बड़ी समस्या हो रही है पोवई में भी। तो आपको इतना ही याद रखना है कि करीबन 11 मिलियन लीटर्स ऑफ सीवेज फ्लोइंग, जो कि आप देखें तो पोवई लेक में डायरेक्टली फ्लो कर रही है, एनजीटी का ऐसा दावा है।
नेक्स्ट दोस्तों अगर हम देखें तो बेंजीन पोल्यूशन भी न्यूज में रहा है। तो एनजीटी ने एक ज्वाइंट कमेटी अपॉइंट की है जो कि पोल्यूशन इन केरला, बेंजीन पोल्यूशन इन केरला को स्टडी कर रही है। एंड बेंजीन क्या होता है आपके लिए जानना बड़ा आवश्यक है। तो बेंजीन एक कलरलेस फ्लेमेबल लिक्विड है जिसका स्वीट ओडर होता है, याद रखिएगा, इट इज नॉट ओडरलेस, अच्छा बढ़िया खुशबूदार होता है बेंजीन। एंड बेंजीन अगर आप देखें तो ह्यूमन एक्टिविटीज एंड नेचुरल प्रोसेस से दोनों से बनता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैन मेड है, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ नेचुरल है, दोनों बनता है। अगर हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की बात करें दोस्तों तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स के रूप में बेंजीन बनता है, व्हीकलर एमिशन से बेंजीन मिलता है, सिगरेट के स्मोक में बेंजीन होता है। एंड अगर आपको ज्यादा बेंजीन का एक्सपोजर हो जाएगा तो नर्वस डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी इलनेस, वैसे ही आप देखें तो हीमेटोपोटिक इलनेसेस आपको देखने मिलेंगे, इम्यून सिस्टम डैमेज होता है, रीनल डिसऑर्डर होता है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम इंपैक्टेड होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम इंपैक्टेड होता है। तो ये सारी समस्याएं आपको देखने मिलेंगी। तो दोस्तों पवई लेक की ही बात कर लेते हैं। जैसा मैंने बताया सीवेज डायरेक्टली डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो पवई लेक दोस्तों एक आर्टिफिशियल लेक है, याद रखिएगा, इट इज नॉट अ नेचुरल लेक, आर्टिफिशियल लेक है, मुंबई में बनाया गया था। यूपीएससी अक्सर पूछ लेती है इस प्रकार से, जब पोल्यूशन के केस में कोई लेक न्यूज में रहता है तो कोडई कैनाल लेक याद है दोस्तों, पोल्यूशन की वजह से, मर्क्यूरी पोल्यूशन की वजह से कुछ कई साल पहले न्यूज में था। तो यूपीएससी ने यही पूछा था कि कोडई कैनाल लेक नेचुरल है या आर्टिफिशियल है। तो पवई लेक कैसा लेक है, याद रखिएगा, आर्टिफिशियल लेक है, इंसानों ने बनाया है। मुंबई में ईयर 1891 में कंस्ट्रक्ट किया गया था। एंड आप अगर देखें तो पवई लेक में पानी की क्वालिटी कभी भी अच्छी नहीं रही है, वाटर क्वालिटी रादर बद से बदतर होती गई है। जब बनाया गया था तब भी विद इन फ्यू ईयर्स इसको डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये पीने के लिए उपयुक्त नहीं है, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, तभी इसको डिक्लेयर कर दिया गया था। और लेक अगर आप देखें तो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन आज भी है, तब भी था, तब उतना नहीं था क्योंकि मुंबई बहुत बड़ा शहर नहीं था, लेकिन आज तो बहुत बड़ा मुंबई का ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है, अक्सर लोग जाते हैं। तो एक एनजीटी कमेटी की भी बात कर लेते हैं। तो पवई लेक में वाटर क्वालिटी इस प्रकार से बदतर हो रही है, तो उसके पीछे कारण है कि जो हाउस होल्ड सीवेज है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं, आसपास काफी संस्थाएं हैं, निटे है, आईआईटी बॉम्बे है, इन सब का सीवेज भी डायरेक्टली आप देखें तो पवई लेक में ही डिस्चार्ज हो रहा है। और इस वजह से आप देखें तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन अगर आप देखें तो बहुत कम हो गई है, और जो बीओडी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, काफी कंसिडरेबली बढ़ गई है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए एनजीटी ने इसी साल जनवरी 12 को ऑर्डर भी दिया है कि एक 8 मेंबर की कमेटी बनाए और एक्शन प्लान बनाए कि भाई कैसे आप पवई लेक को संरक्षित करने वाले हैं, आने वाले दिनों में बचाने वाले हैं। एंड इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप देखें तो बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने रियल टाइम अपडेट्स भी इनको प्रोवाइड करना है, कितना पवई लेक में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन चल रहा है। एंड जो रिकॉर्ड बीओडी पहुंचा था दोस्तों, आप अगर देखें तो 20 मिलीग्राम पर लीटर बीओडी किसी भी ठीक ठाक वाटर बॉडी का होना चाहिए, लेकिन 2017 में दोस्तों ये 150 मिलीग्राम पर लीटर भी पार कर चुका है। क्या आपको नंबर से याद करने नहीं, बस इतना याद रखिए कि पवई लेक कहाँ है, एंड इट इज आर्टिफिशियल लेक। आप देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से आप मैप में भी देख रहे हैं दोस्तों, ये रहा मीठी नदी देख रहे हैं और यहीं का ओरिजिन है पवई लेक। तो मीठी नदी का ही कुछ पार्ट डैम किया गया था, जिससे आप देख सकते हैं ये पवई लेक है। अब जब बरसात होती है तो मीठी पवई लेक ओवरफ्लो करता है और इस प्रकार से मीठी नदी में भी पानी काफी ज्यादा होता है। बाकी टाइम मीठी नदी भी आप देखेंगे तो काफी हद तक उसमें पानी काफी कम ही रहता है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी नदी नहीं है। तो ओवरफ्लो से बरसात के टाइम में उसमें पानी ठीक ठाक देखने मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इथेनॉल भी न्यूज में रहा है। इथेनॉल एज अ बायोफ्यूल, तो गवर्नमेंट काफी इनिशिएटिव्स ले रही है और इथेनॉल को एक अल्टरनेट फ्यूल की तरह प्रमोट करना चाह रही है। इथेनॉल क्या होता है दोस्तों, C3CH2OH, तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। यूपीएससी पूछे, चांसेस कम है, बट फिर भी जान लीजिए, कोई बुराई नहीं है। C2H5OH अगर आप इतना याद रखेंगे तो ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम देखें तो इसकी अगर प्योरिटी वाइज इसके अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। 95% प्योरिटी अगर है तो अल्कोहलिक बीवरेज वगैरह बनाने में काम आता है। 99% प्लस प्योरिटी अगर हो गई तो पेट्रोल के साथ ब्लेंड किया जा सकता है। इथेनॉल किससे बनता है, तो शुगर केन, देखिए नेचुरल एंड नेचुरल तरीके से भी आप देखें तो बना सकते हैं, एंड इसको आप चाहें तो फैक्ट्री में भी, केमिकल फैक्ट्रीज में भी बना सकते हैं। तो अगर आप देखें तो शुगर केन, मेज, वीट, इन सब से इथेनॉल बनाया जाता है। भारत की बात करें तो मोस्टली इंडिया में शुगर केन से मोलास ऑब्टेन करते हैं और उसी मोलास से इथेनॉल हम बनाते हैं। दोस्तों अगर हम इथेनॉल एज अ फ्यूल की बात करें तो एक ये रिन्यूएबल फ्यूल है, प्लांट से बनता है क्योंकि, और साथ ही साथ याद रखिएगा इथेनॉल का जो फ्यूल है दैट इज अ रिन्यूएबल फ्यूल, क्योंकि जो कार्बन जो ये ट्रैप कर रहा है, जो बायोमास है जिससे इथेनॉल बन रहा है, वो बायोमास कहाँ से आ रहा है, तो वो बायोमास बन रहा है क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रही है, शुगर केन ग्रो कर रहा है। तो एंड ऑफ द डे ये सोलर एनर्जी है, जो कि आप देखें तो इस प्रकार से हमें इथेनॉल में कन्वर्ट मिल रहा है। तो इसलिए इट इज आप देखें तो रिन्यूएबल फ्यूल। बाकी इथेनॉल मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन होता है, C2H5OH,
एंड इसमें अगर आप देखें तो ये इंजन की बात करें तो एफिशिएंटली कंबस्टेबल भी रहता है, एफिशिएंटली जलता है, इस वजह से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी कम करता है ये। नेक्स्ट दोस्तों अगर आप देखें तो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं, 2003 से ही लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने, लेकिन अब देखें तो रियल सेंस में इसको इंप्लीमेंट करना काफी तेजी से हमने स्टार्ट कर लिया है। तो इसका जो पर्पस है पेट्रोल के साथ इथेनॉल की ब्लेंडिंग करनी है, तो इससे पोल्यूशन कम होगा और इससे फार्मर्स को भी आप देखें तो इकोनॉमिक बेनिफिट होगी, स्पेशली शुगर केन फार्मर्स जो हैं उनको शुगर केन की डिपेंडेंस हो गई इन फार्मर्स की बस चीनी पर ही है, तो चीनी से थोड़ा डाइवर्ट कर सकते हैं कि सरप्लस प्रोडक्शन हो गया तो कोई बात नहीं, इथेनॉल बना लेंगे, किसान को अचानक से प्राइस क्रैश की समस्या नहीं होगी। इसके सिवा आप देखें तो इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ही इम्प्लीमेंट भी करते हैं। गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम भी नोटिफाई किया है, जिससे क्या होगा मोलासेस वाले डिस्टिलरीज हम बना सकेंगे एंड जो एग्जिस्टिंग डिस्टिलरीज हैं उसकी एक्सपेंशन हो सकेगी, सो दैट हम और इथेनॉल बना पाएंगे। तो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 हुआ करती थी, जिसका उद्देश्य था कि 2030 तक 20% पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंड करना है। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ दोस्तों, 5 जून 2021 को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया बाई 2025 अचीव करना है, यानी जो ये 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट है ये 2030 बहुत दूर की बात कर दी साहब, जल्दी करो 2025 में अचीव कर लेना है। तो याद रखिएगा 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग कब तक करना है, बाई 2025 अब करके दिखाना है। नेक्स्ट दोस्तों एल्प्स में प्लास्टिक स्नोफॉल हुआ है, तो नैनो प्लास्टिक्स देखने मिल रहे हैं वहां पे। तो ये प्लास्टिक स्नो कैसे बन रहा है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों अगर हम देखें तो ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड यहाँ के साइंटिस्ट ने पाया है कि ट्रिलियंस ऑफ प्लास्टिक पार्टिकल्स अगर आप देखें स्नो के साथ स्विट्जरलैंड पहुंच जाते हैं। ये 2000 से भी ज्यादा किलोमीटर एयर के थ्रू मूव करते हैं और ये प्लास्टिक स्विट्जरलैंड वगैरह में माउंटेन समिट्स में हमें देखने मिल रहे हैं। तो अगर हम स्टडी की बात करें दोस्तों तो 43 ट्रिलियन प्लास्टिक पार्टिकल स्विट्जरलैंड के एल्प्स में लैंड करता है हर साल। इसके सिवा आप देखें तो ये स्नो के साथ लैंड करते हैं, विंड के द्वारा कैरी किए जाते हैं। एंड इतना ही नहीं, अगर वजन की बात करें तो 3000 टन ऑफ नैनो प्लास्टिक है जो कि स्विस सॉइल में हर साल डिपॉजिट कर रहा है। ये प्लास्टिक पार्टिकल का नंबर था, ये वजन है 3000 टन ऑफ नैनो पार्टिकल्स, नैनो प्लास्टिक्स आप अगर देखें तो वो स्विस सॉइल में हर साल डिपॉजिट कर रहा है। तो इस तरीके से आप देखें तो जो नैनो प्लास्टिक है दोस्तों, इनकी बात अगर हम करें तो कितना ज्यादा स्प्रेड है, कहाँ तक फैला है ये अभी भी अच्छे से पता नहीं चला है। लेकिन इतना तो आप कह सकते हैं कि जो 30% ऑफ द नैनो प्लास्टिक जो माउंटेन समिट्स के पीक से मिला है वो 200 किलोमीटर की दूरी से ही ओरिजिनेट किया था। इसके सिवा कुछ प्लास्टिक्स तो ऐसे हैं दोस्तों जो कि ओशन पार करके हवा से ट्रैवल करके आए हैं, और 10% ऑफ प्लास्टिक्स अगर आप देखें तो अटलांटिक ओशन से आए हैं। तो नैनो प्लास्टिक्स इस प्रकार से आप देखें तो अब एटमॉस्फेयर में भी फ्लो कर रहा है, जो विंड्स के माध्यम से माउंटेन समिट्स तक पहुंच रहा है। तो नैनो प्लास्टिक क्या होता है जान लीजिए। नैनो प्लास्टिक वो प्लास्टिक है जिनकी पार्टिकल की साइज लेस देन और इक्वल टू 100 नैनोमीटर इन लेंथ होती है। माइक्रो प्लास्टिक लेस देन 5 मिलीमीटर हो, उस प्लास्टिक के पार्टिकल को कहते हैं माइक्रो प्लास्टिक। एंड ये पार्टिकल्स अगर आप देखें तो टेरेस्ट्रियल मरीन एनवायरनमेंट को पूरे तरीके से इन्वेड कर चुके हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, नैनो प्लास्टिक अब ह्यूमन ब्लड में भी देखने मिल रहा है। वर्ल्ड की बात करें दोस्तों तो 8300 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक्स वर्ल्ड ने आज तक प्रोड्यूस किया है, जिसमें 60% यूज एंड थ्रो हमने फेंक दिया, आज वो लैंडफिल में कहीं जमा हुआ है। तो ये वेस्ट दोस्तों धीरे धीरे वेदर हो रहा है, मैकेनिकल एब्रेजन हो रही है और इस प्रकार से छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो रहा है और नैनो प्लास्टिक बनके अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे देखने मिल रहा है। नैनो प्लास्टिक बहुत टाइनी होते हैं दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया 100 नैनोमीटर से भी छोटे हैं, हवा में फ्लोट करते हैं। तो जब आप सांस खींचते हैं तो आपके साथ सांस में वो आप ब्रीद इन भी कर लेते हैं, और इस प्रकार से ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम में भी अब देखने मिल रहे हैं ये प्लास्टिक। तो माइक्रो प्लास्टिक अगर आप देखें तो स्टमक में ही डिपॉजिट नहीं होते सिर्फ, ये आप अगर देखें तो ब्लड स्ट्रीम में भी मूव करते हैं और ये काफी डेंजरस हो सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों E3 सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। मिनिस्ट्री फॉर पावर ने E3 सर्टिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। E3 क्या है? एनर्जी एफिशिएंसी इंटरप्राइज सर्टिफिकेशन। किसके लिए किया है याद रखिएगा, ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, जो ईंटे की भट्टी हैं, जो ईंट बना रहे हैं उनके लिए है। यानी क्या करना है, एनर्जी एफिशिएंसी इंटरप्राइज। सिंपल शब्दों में बोलूं भैया, ईंटा बना रहे हो तो कम एनर्जी की खपत में बनाओ, एफिशिएंटली बनाओ, कर सकोगे तो तुम सर्टिफिकेट ले जाओ कि हाँ तुम एनर्जी एफिशिएंट इंटरप्राइज हो। तो E3 क्या है? एक सर्टिफिकेशन स्कीम है जो कि वो ईंट की भट्टी, जो बर्न्ड क्ले ब्रिक मैन्युफैक्चरर है, जो कि
ईंट बना रहे हैं एनर्जी एफिशिएंट तरीके से, उनको सर्टिफाई करती है। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि जो कस्टमर हैं जो कि ब्रिक सोर्स कर रहे हैं इन E3 सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, उनको भी, कस्टमर को भी सरकार इस तरीके से इनकरेज करेगी। तो ये सर्टिफिकेट कौन देगी? तो दोस्तों ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करने वाली है। ये आपको क्या करना है? याद करना है। तो E3 सर्टिफिकेशन प्रोग्राम किसका है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। किसको मिलता है? ईंट की भट्टी को मिलता है। कस्टमर को भी सपोर्ट किया जाता है, इनकरेज किया जाता है कि इसी ईंट की भट्टी से ईंट मंगवाया हो, ईंट मंगवाना। नेक्स्ट दोस्तों, हम सब ने देखा है ये तस्वीर, हर साल आप देखें तो हमें देखने मिलता ही है। तो इस प्रकार का आप देखें तो छठ पूजा आती है और इस प्रकार की तस्वीर हम देखते हैं। तो यमुना में दोस्तों फ्रोथिंग हुआ है बहुत ज़्यादा, कहाँ पे? कालिंदी कुंज वाले इलाके में हुआ है। एंड इस प्रकार की तस्वीरें भारत भर में देखी गई थी। तो अगर हम यमुना की बात करें दोस्तों, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना जी ओरिजिनेट करती हैं। कहाँ पे? बंदरपूज मसूरी रेंज के पास में है। एंड साथ ही साथ आप अगर देखें तो डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी है। साथ साथ आप देखें तो गंगा से कहाँ यमुना मिलती है? तो गंगा जी से प्रयागराज में यमुना मिलती हैं। और साथ ही आप देखें तो कैचमेंट एरिया जो यमुना का है वो 40.2% ऑफ दी गंगा बेसिन इनकॉर्पोरेट करता है। तो काफी बड़ी है, गंगा जी की ट्रिब्यूटरी है। आप देख सकते हैं यहीं पर यमुनोत्री ग्लेशियर है जहाँ से यमुना जी ओरिजिनेट कर रही हैं। और दिल्ली में यहाँ पे एंटर कर चुकी है। देख रहे हैं कितनी साफ है। और थोड़ा सा आगे आप जाएंगे दोस्तों तो आपको इस प्रकार की तस्वीरें दिखेंगी। यमुना जी पर ही हो रहा है, लोग जा रहे हैं, अच्छा खासा घूम रहे हैं। तो यहीं की बात हो रही है दोस्तों, यहीं की बात हो रही है, इस इलाके की बात हो रही है। दिल्ली बस अभी यमुना जी एंटर की है, इस जगह की बात हो रही है। आप देख रहे हैं ना, यमुना बिल्कुल साफ है। थोड़ा आगे बढ़ती है और थोड़ा आगे बढ़ने के साथ आपको ये अद्भुत नज़ारा देखने मिलता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, तो अगर आप यमुना की बात करें तो इसमें जो फ्रॉथिंग हो रही है, ये जो फ्रॉथिंग यहाँ पे आपको देखने मिली है, ये जो फ्रॉथिंग हो रही है दोस्तों, इसकी अगर हम बात करें तो फॉस्फेट्स एंड सर्फेक्टेंट्स जो कि सीवेज के साथ नदी में जा रहे हैं, उनसे आपको ये समस्या देखने मिल रही है। तो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से ये सीवेज आ रहे हैं और वही मेजर कारण है इस फ्रॉथिंग के पीछे। एंड इसके पीछे अगर आप देखें तो इसमें आप देखें तो 99% ये एयर एंड वाटर है, 99% एयर एंड वाटर है। सिर्फ 1% आप देखें तो फॉस्फेट्स एंड सर्फेक्टेंट्स होता है। तो अब ये फोम फॉर्मेशन या जो फ्रॉथ फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? इसके लिए सबसे बड़ा गुनहगार है अनट्रीटेड सीवेज, जो कि जिसमें सोप डिटर्जेंट पार्टिकल्स भी हैं हाउस होल्ड से, इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री से, जो नदी में बिना सीवेज ट्रीट किए हम छोड़ दे रहे हैं। तो वही ये फ्रॉथ बना रहे हैं। दूसरा आप देखें तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं, वो भी बना रहे हैं। फिर अगर आप देखें तो शुगर एंड पेपर इंडस्ट्रीज भी जिम्मेदार हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार की समस्या हर साल हमको देखने मिलती है। एंड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार अगर आप देखें तो अगस्त लास्ट ईयर में फ्रॉथ फॉर्मेशन यमुना में 2 जगह दिल्ली में देखने मिला था, एक ITO के डाउनस्ट्रीम और दूसरा ओखला बराज में। एंड आप देखें तो ओखला बराज में जो पानी डिस्चार्ज हो रहा है, ये फोमिंग एजेंट, फ्रॉथिंग एजेंट, सर्फेक्टेंट वगैरह लेकर के आता है और आप अगर देखें तो वही फोम भी बनाता है। हेल्थ हैजार्ड क्या है दोस्तों? शॉर्ट टर्म एक्सपोजर होगा तो स्किन में इरिटेशन हो सकता है, एलर्जी हो सकती है। यदि वो पानी को इंजेस्ट कर गए तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम हो सकता है, टाइफाइड हो सकती है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हुआ तो हैवी मेटल्स भी है दोस्तों, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज, हार्मोनल इश्यूज, एंडोक्राइन ग्लैंड, सबकी के साथ खेला हो सकता है। तो अवॉइड करें, ये पानी लगभग हमने बहुत बुरे हालत में छोड़ दिया है। कौन जिम्मेदार है दोस्तों? तो अगर आप देखें तो फ्रॉथिंग कालिंदी कुंज के डाउनस्ट्रीम आप देखें तो ओखला बराज के बाद ही हमको देखने मिलता है, ऐसा दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिशियल का कहना है। तो इसके पीछे उनका कहना है कि सहादरा से एक ड्रेन आता है यूपी का, जो कि एम्प्टी करता है कालिंदी कुंज में, और वही इसके पीछे जिम्मेदार है। तो ये फ्रॉथिंग हो रही है, ऐसा दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिशियल का कहना है। और जो 22 किलोमीटर स्ट्रेच है वजीराबाद से एंड ओखला से जो पानी आ रहा है, वो भी 80% ऑफ दी पोल्यूशन लोड लेकर के आता है। खैर जो भी है दोस्तों, ये समस्या कोई नई नहीं है, काफ़ी साल से हो रही है। ज़रूरी क्या है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पे लगाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप देखें तो नेशनल कैपिटल में ये बस दोषारोपण वाली बात हो रही है कि नेबरिंग स्टेट्स के ऊपर आप दोष लगा रहे हो। आप एक बार देखो तो सही, तो जो 35 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है दिल्ली में, उनमें से बस 24 अगर आप देखें तो जो स्टैंडर्ड्स मीट करना चाहिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को, 35 में से 24 वो स्टैंडर्ड मीट नहीं करते। तो इसलिए पानी की समस्या वहां पर बनी हुई है, पोल्यूशन बढ़ रहा है यमुना जी में। नेक्स्ट है दोस्तों, भट्टी माइंस की बात हो रही है। तो कहा जा रहा है कि जो रिज मैनेजमेंट बोर्ड है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर जो आती है, उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया और उन्होंने प्रपोजल दिया है कि इनर्ट मटेरियल को
असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के भट्टी माइन में डंप कर दें। तो यहाँ से दो सवाल उठता है। पहला तो ये है कि इनर्ट मटेरियल होता क्या है आखिरकार, और नंबर 2 असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है। तो आइए दोनों देख लेते हैं। वैसे असोला भट्टी मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, तो ये अभी रिसेंटली क्रैश कोर्स में ही। तो इनर्ट वेस्ट क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, इनर्ट गैस, वो मटेरियल इनर्ट वेस्ट हो गया, वैसा वेस्ट जो कि रिएक्टिव ना हो। इनर्ट गैसेस वही होते थे ना जो कि रिएक्टिव नहीं होता, नीदर बायोलॉजिकली नॉर केमिकली, किसी से रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो इजीली डिकम्पोज नहीं होगा, इजीली डिग्रेड नहीं होगा, एक बार इन्वायरमेंट में छोड़ दोगे तो पड़ा रहेगा। तो ऐसा नहीं कि कुछ नुकसान पहुंचा देगा, वाटर बॉडी खराब कर देगा, किसी के ब्लड में चला जाएगा, कोई कंज्यूम कर लेगा, बैक्टीरिया ग्रो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन पड़ा तो रहेगा, स्पेस तो ऑक्यूपाई करेगा, वॉल्यूम तो कंज्यूम करेगा। तो इनर्ट वेस्ट वो मटेरियल है जो कि नीदर बायोलॉजिकली नॉर केमिकली रिएक्टिव हो, तो इस वजह से वो डिकम्पोज नहीं होता है आसानी से। जैसे कि कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, कंक्रीट है, सीमेंट है, वैसे ही मेटल, वैसे ही आप देखिए तो वुड के ब्रिक्स, वुड हो गया, ब्रिक्स हो गए, ईट हो गए, सीमेंट कंक्रीट, एस्फाल्ट कंक्रीट, मेटल है ना, बॉटम ऐश। तो अब देखिए ऐसा नहीं है कि ये मटेरियल बिल्कुल ही छोड़ दोगे तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा, मतलब टाइम लगता है, इतना आसानी से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ऐसा वेस्ट है ना। तो इस प्रकार के मटेरियल को अगर आप देखें तो ये सब क्या है, इनर्ट मटेरियल है, जिसमें बॉटम ऐश थोड़ा सा डेंजरस है, लेस इनर्ट है रिलेटिवली। तो सिर्फ यही मटेरियल नहीं है, ये लिस्ट बहुत बड़ी है। तो आप आई होप समझ रहे हैं, इनर्ट वेस्ट वैसा वेस्ट हुआ जो आसानी से डिकम्पोज डिग्रेड नहीं होता। सबसे सिंपल है कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट, मेटल, वुड, ये सारी चीजें हुई। वुड भी उतना ज्यादा नहीं, मेटल लार्जली आप देखें तो अगर आप देखें तो ये वेस्ट कोई इन्वायरमेंट को मेजर थ्रेट नहीं है, लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ दिस टाइप ऑफ वेस्ट जनरेट होगा तो ये क्या होगा कि आप लैंडफिल को भर देगा। तो बेहतर इसको कहाँ यूज करें, कहाँ डंप करें। तो एक ऑप्शन मिला है असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है दिल्ली में, ये रहा, गुड़गांव के ही पास में लगा हुआ इलाका है। तो साउथ दिल्ली में आपको देखने मिलता है, अरावली हिल रेंज में है, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर, उस पार जाओ तो गुड़गांव आ जाएगा। तो असोला भट्टी के आसपास आप देखो तो गुड़गांव फरीदाबाद वाला इलाका है जहां पर आपको देखने मिलता है। न्यूज में भी चल रहा है असोला भट्टी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक लेपर्ड देखने मिला था। तो लेपर्ड भी है बेचारा, यहीं पर रहता है। तो इसके पीछे कारण है कि यहाँ पे काफी एफॉरेस्टेशन वर्क हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पे वाटर बॉडीज भी रिजुवनेट की गई हैं, चेक डैम्स लगाए गए हैं। तो इस वजह से यहाँ पे आप देखें तो ये सारे जानवर भी आपको देखने मिल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो अगला टॉपिक है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो रिसर्च है दोस्तों, लॉन्ग टर्म NO2 से एक्सपोजर होगा तो लंग फंक्शनिंग खराब हो सकती है, पल्मोनरी डिजीज हो सकता है। NO2 कहाँ से रिलीज होता है ना, खराब चीज है NO2, फॉसिल फ्यूल बर्न करने से होता है। कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है, हर चीज में नाइट्रोजन तो होता ही है ना, प्रोटीन बनता है जिससे, नाइट्रोजन से ही तो प्रोटीन वगैरह बनती है। तो नाइट्रोजन तो है ही, तो नाइट्रोजन जब भी बर्न होगा तो बनाएगा वो नॉक्स, तो बनाएगा NO2 बनाएगा, है ना। तो आप अगर देखें तो फॉसिल फ्यूल बर्न करो, कोल बर्न करो, ऑयल बर्न करो, फॉरेस्ट फायर होगा, वेजिटेशन होगा, ऑर्गेनिक मैटर होगा, जब भी वो बर्न होगा तो NO2 वगैरह बनाता है। तो वुड, नेचुरल गैसेस किसी को भी बर्न करने से बनता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर आप देखो तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को खराब कर सकता है, लंग फंक्शनिंग को डैमेज करता है, वाटर बॉडीज में यूट्रोफिकेशन कर देता है, एसिड रेन की समस्या एग्रवेट करता है, जिससे आप देखें तो अलग ही समस्या है। इसके सिवा आप देखें तो जो एनुअल मैक्सिमम NO2 एक्सपोजर होना चाहिए WHO के अनुसार कितना होना चाहिए, 21.3 पार्ट्स पर बिलियन होना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ पोल्यूशन टॉपिक था जो हमने आज इस क्रैश कोर्स में किया है। तो आई होप आपको पसंद आया हो, तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा अनअकैडमी आप देख सकते हैं, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, CSE एश्योर प्रोग्राम है। तो अगर आप 2 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं और उसके बाद भी अगर आप अपने UPSC CSE के रिजल्ट से नाखुश हैं तो आपको हम एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन देंगे। तो आप अभी प्राइस हाइक के पहले इसका फायदा उठा लें, प्राइस हाइक होने वाली है तो निश्चिंत होकर यूज कीजिए कोड KC10। अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है, इन सारे शहरों में होने वाला है मई 15 को, तो आप फायदा जरूर उठाएं। इसके सिवा अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट है, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आइकनिक सब्सक्रिप्शन है, लाइव मेंटरशिप, स्टडी प्लानर, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है। साथ साथ आप अगर देखें तो प्लस सब्सक्रिप्शन की 1 साल की कीमत है 46,791 रुपीज, 1 साल की आइकनिक की 57,041 रुपीज। ये सारी कीमत तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करते हैं, यानी वो कोड जिससे आपको हैंड होल्डिंग, गाइडेंस एंड मेंटरशिप मिलती है। 1 साल की ऑप्शनल की कीमत है 24,750 रुपए ऑन यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा 0% EMI पे लोन भी अवेलेबल है। और पाथफाइंडर करंट अफेयर्स का भी फायदा उठा सकते हैं। एवरी सैटरडे 5 PM है, रैंक 1 to 10
बहुत सारे अच्छे अच्छे प्राइजेस भी हैं, साथ साथ मेरे बहुत सारे कोर्स हैं, स्पेशल क्लासेस हैं, प्लस कोर्स हैं, तो इनका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। यूपीएससी सीएससी बैचेस भी हैं, एंड आप देख सकते हैं जैसा स्क्रीन पर बाइलिंगुअल बैचेस हैं, 18 मई 25 मई से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। एंड अनअकैडमी बेस्ट इन एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फ्लेक्सिबल आवर्स ऑफ लर्निंग है, एंड कंप्लीट प्रिपरेशन है, इंटरव्यू तक, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक सब कुछ कवर्ड है। तो आप निश्चिंत होकर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।